बीजेपी अहंकार में ना रहे, अपने विपक्ष को सिर्फ विपक्ष समझे और दुश्मन समझने की गलती ना करे। मणिपुर को लेकर भी बीजेपी को बहुत कुछ कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। क्या मोहन भागवत आईना दिखा रहे हैं? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही थी और इसी बीच में मोहन भागवत का ये बयान बहुत कुछ बयां करता है। अब उनके इस बयान पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग समझना चाहते हैं कि मोहन भागवत का इशारा क्या है, वो बीजेपी को क्या समझाना चाहते हैं, क्या छूट रहा है बीजेपी से। हम ही समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताएंगे सारी बातें। देखिए, इस वक्त चर्चा के लिए पीओ भारत पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सर। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पिता जी, दर्शकों का भी स्वागत है। राजनीति के विश्लेषक के रूप में आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। सर, आपने भी खबरों में ये बयान सुना होगा और बहुत सारे लोग अलग अलग इसमें अपना अनुमान लगा रहे हैं। अगर हम आपसे समझना चाहें तो मोहन भागवत का टारगेट क्या है? बीजेपी की बड़ी गलती, बड़ी चूक की तरफ इशारा है या फिर कहीं ना कहीं वो खुद उनसे नाराज है बीजेपी वालों से? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। आपका जो सवाल है ना, उसे तीन चार भागों में बांट के देखना होगा। पहला तो ये समझने की आवश्यकता है दर्शकों को कि कल का जो कार्यक्रम था आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का, वो कोई ऐसा नहीं था कि परिणाम आने के बाद वो कार्यक्रम फिक्स हुआ हो और पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने के लिए वो एक तरह से भाषण उनका का दिन तय किया गया हो। ऐसा नहीं है जो मीडिया में चलाया जा रहा है। वो जब हर साल आरएसएस का जो प्रशिक्षण शिविर लगता है द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए, तो उसका एक कार्यक्रम पहले से फिक्स होता है। रूटीन कार्यक्रम था। अच्छा। जिसमें सरसंघ चालक का एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाषण होता है। अंतिम में कार्यक्रम की समाप्ति के समय जो है सरसंघ चालक सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो वही था। और हर बार चूंकि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जो वो कार्यक्रम होता है, तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर लगता है, तो उसमें एक संदेश जो है पूरे देश में स्वयंसेवकों को सरसंघ चालक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में कल क्या कहा उन्होंने? कल दो तीन बातें कही उन्होंने। एक तो उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की कि मणिपुर में साल भर से अधिक हो गया और स्थिति अभी तक नियंत्रण से बाहर है। मतलब बीजेपी पर कहीं ना कहीं एक तरह से हमला भी है कि आप कर क्या रहे हैं, सरकार में सत्ता में और मणिपुर चल रहा है। ठीक है, चूंकि आरएसएस जो है एक राष्ट्रवादी इस प्रकार का संगठन है जिससे कि प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस थॉट ऑफ स्कूल की एक तरह से शाखा है। ठीक है, तो नसीहत भी कर सकती है, आप सुझाव भी कर सकती हैं, लेकिन साथ में कर सकती है, फटकार भी है। क्योंकि आप देखिए कि जो मणिपुर की घटना है तो उसमें क्या हो रहा है, मणिपुर में वो एथिकल आप कह सकती है कि वो हिंसा हो रही है वहां पर, वहां जो स्थिति है ना। और दूसरा उन्होंने एक और चीज जोड़ा कि मणिपुर 10 साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट था, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य थे, चाहे वो मणिपुर था, चाहे वो मिजोरम था, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश था, चाहे वो सिक्किम था, हर जगह अराजकता थी। ठीक है, अलगाववाद था, असम में भी था अलगाववाद। लेकिन 10 साल के अंदर में ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसकी प्रशंसा भी उन्होंने की। अच्छा। ठीक है, कि 10 साल के अंदर पहले आप याद करेंगे 2014 से पहले तो 6-6 महीना की नाकेबंदी होती थी वहां मिजोरम में, सिक्किम में, मणिपुर में। ठीक है, तो उन सब स्थिति पर इस सरकार ने कंट्रोल किया। लेकिन अब जहां कम, तो उसके लिए प्रशंसा भी की उन्होंने। मतलब पहले जो 10 साल पहले जिस प्रकार का वहां आर्थिक नाकेबंदी होता था, काफी ज्यादा हिंसा होती थी, बहुत सारे हथियारबंद ग्रुप थे। ठीक है, जैसे मिजो नेशनल फ्रंट था, उल्फा था, सबकी सक्रियता काफी खतरनाक स्थिति में थी उत्तर पूर्व, लेकिन उसको बहुत अधिक नियंत्रण किया। तो इसके लिए इस सरकार की प्रशंसा भी की है सरसंघ चालक ने। ठीक है, एक तो मणिपुर का इशू हो गया। दूसरा इशू उन्होंने कहा, मुद्दा उठाया कि देखिए हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं वहां पर अपने विपक्षियों के लिए, मतलब विरोधी पक्ष के लिए, विरोधी दलों के लिए हमारी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मर्यादा किस रूप में होनी चाहिए कि हम वहां पर जो है एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को। तो ये नसीहत सबके लिए था। ठीक है,
वो नसीहत सबके लिए था कि भाई अपने अपने विपक्षी दलों को, नेताओं को अपना दुश्मन मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि जो प्रतिपक्ष है और सत्ता पक्ष है, दोनों राष्ट्र निर्माण के अंग हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोग से देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी विपक्ष को कहीं ना कहीं दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, या जो भी सोशल मीडिया पर कह ले या भाषणों में कह ले, एक दुश्मन के तौर पर उनसे बातचीत की जाती है या उनके लिए कमेंट किए जाते हैं? नहीं, ये बात केवल बात बीजेपी की नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे 10 साल के अंदर में तो न केवल विपक्षी बीजेपी बल्कि विरोधी दल के भी लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। एक दूसरे के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, काफी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपने राहुल गांधी के बहुत सारे भाषण भी सुने होंगे। राहुल गांधी के ही नहीं बल्कि कई नेता हैं इस कैटेगरी में, केवल राहुल गांधी नहीं है बल्कि कई नेता ऐसे हैं जो कि अपने विपक्षियों के लिए, प्रतिपक्षियों के लिए काफी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नंबर 1, ठीक है। तो उन्होंने वही बातें कही ना कि आप जब दुश्मन मानते हैं तभी तो आप किसी के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दुश्मन मत मानिए बल्कि उनको भी अपना सहयोगी मानिए, और सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के मदद से देश को आगे बढ़ाइए। चुनाव में जीत हार होती रहेगी। मतलब अभिभावक के रूप में मोहन भागवत यहाँ नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं आगे के लिए। हाँ, उनका प्रयास तो वही है, ठीक है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए आज लोग राजनीति में जितने भी लोग हैं झूठ बहुत बोलते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने की, ठीक है। झूठ बहुत बोलते हैं, तथ्य से हटके जनता को बरगलाना, केवल अफवाह फैलाने का काम करते हैं। वो उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि जिस प्रकार से आरएसएस के ऊपर विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि आरएसएस संविधान में विश्वास नहीं करती, संविधान खत्म करना चाहती है, आरएसएस आरक्षण विरोधी है, आरएसएस पिछड़ा विरोधी है, आरएसएस दलित विरोधी है। तो इस प्रकार का जो अफवाह उड़ाया गया देश भर के अंदर, उस पर उनका इशारा था कि भाई ये इस बात में सच्चाई कहाँ है। उन्होंने ये तो कहा, पूछा कि कहां से ले आते हो भाई इस प्रकार की बातें कि आरएसएस संविधान विरोधी है, आरएसएस जो है झूठ बने, आरएसएस जो है आरक्षण खत्म करना चाहता है। अगर आरक्षण खत्म करना होता है या संविधान बदलना होता तो मेरे ख्याल से आज से 5 साल पहले बड़ी मजबूत थी बीजेपी सरकार। आरएसएस चाहती तो बीजेपी से काम करवा भी सकती थी। ऐसा है कि देखिए ये सब चीजें कोई भी करता है, चाहे सत्ता पक्ष करे विपक्ष करे, ये सब फालतू की बातें हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जैसे देखिए राजनीति में एक बात होता है कि परसेप्शन का बहुत महत्व होता है, ठीक है। लेकिन परसेप्शन अगर सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर क्रिएट किया जाए तो उसका सकारात्मक लाभ समाज को मिलता है। चुनाव तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। वाजपेयी जी ने कहा था कि चुनाव जीतना हारना, चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन देश को जीतना चाहिए। तो बात वही है कि अब जैसे मान लीजिए किसी दल ने कहा कि नहीं हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा करने का मतलब ये थोड़े होता है कि आरक्षण खत्म कर देना। समीक्षा करने का मतलब ये होता है, ये भी होता है ना कि मान लीजिए आरक्षण जिस वर्ग को मिल रहा है, मान लीजिए पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, ठीक है, 27% आरक्षण है मंडल कमीशन के आधार पर। तो एक कमिटी जो रोहिणी आयोग बना, उस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो सकती है। ऐसा डाटा आ रहा है कि मंडल कमीशन के अंदर जो 27% का आरक्षण है उसका लाभ कुछ सीमित जातियां ही उठा रही हैं। हजारों जातियां ऐसी हैं देश में जिसको कि आज तक मंडल आयोग में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, ठीक है। तो उसी को चिन्हित करने की बात कई लोग करते हैं, तो उसका तरफ ही मोहन भागवत का इशारा हो सकता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि भाई झूठ के आधार पर अफवाह उड़ाकर आप जो राजनीति करते हैं तो उस राजनीति से समाज को और देश को नुकसान होता है, ठीक है। सर एक अंतिम सवाल छोटा सा आपसे जरूर लेंगे इसमें। देखिए बहुत सारे जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, शायद उनको नहीं मालूम होगा कि आरएसएस जड़ है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसकी शाखा के रूप में देश भर में फैली है। तो क्या आपको लगता है कि अब जो इस बार का चुनाव रहा तो बीजेपी का आरएसएस से जुड़ाव कितना रहा इस चुनाव में, और उस चुनाव का जो परिणाम आया है, क्या दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं या आने वाले वक्त में बीजेपी और आरएसएस और ज्यादा मजबूती से साथ में आके काम करेंगे, क्या लगता है? देखिए आरएसएस और बीजेपी का संबंध
मुझे लगता है कि आरएसएस अगर माँ है तो बीजेपी बेटा है या बेटी है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी का जन्म ही आरएसएस की कोख से हुआ है। ठीक है, अब कभी कभी कई लोगों को, बाहर के लोगों को लग सकता है ना कि माँ और बेटा में अनबन है, बाप बेटा, माँ बेटी में अनबन है, बाप बेटा में अनबन है। तो ये और कई बार ऐसा होता है, अनबन नहीं भी होता है, लेकिन पड़ोसी प्रचार कर देते हैं कि अनबन है, झगड़ा है, ये है, वो है, इस तरह का अफवाह उड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी की कोख, सॉरी आरएसएस की कोख से ही बीजेपी का जन्म हुआ है। तो बीजेपी अगर अलग जाएगी तो ध्वस्त हो जाएगी। आरएसएस से अलग कैसे हो सकती है बीजेपी? राहुल गांधी जैसे आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि इस देश को तो आरएसएस चलाते हैं, मोहन भागवत चलाते हैं। मतलब काफी समय पहले वो इस तरह की बातें करते थे। भले उनका ये कहना एक कटाक्ष के रूप में हो, लेकिन अगर आप उसी विचारधारा के हैं जहां से आपका जन्म हुआ है, तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही आप में। नहीं, तब तो बीजेपी के लोग भी सही होंगे ना कि जामा मस्जिद का इमाम जो है कांग्रेस को चलाता है। ठीक है, आर्क बिशप जो है कांग्रेस को चलाता है, तब तो बीजेपी वाले भी आरोप लगाते हैं, तो कहाँ गलत होगा? तो इस प्रकार का आरोप लगाना जो है, ठीक है, ये तो केवल चुनावी आरोप और प्रत्यारोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हाँ, इतना तय है कि जो आरएसएस की विचारधारा है उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। आरएसएस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख पदों पे होते हैं। आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी का नीति निर्धारण करती है। तो इसीलिए आरएसएस से बीजेपी के अलग होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात तय है कि परिवार के मुखिया को कई बार जब लगता है कि बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो परिवार का मुखिया कुछ सलाह देता है, कभी डांट फटकार करता है, कभी सलाह देता है, कभी ताना भी मारता है। ठीक है, तो आपको मोहन भागवत के भाषण को उसी रूप में देखना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आपने बहुत विस्तार से इस विषय में बताया। तो दर्शकों, अभी आपसे विदा लेते हैं, और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा लेकर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।